देखिए, आज सबसे पहली फिक्र पश्चिम एशिया की करेंगे। आज 7 अक्टूबर है। याद है आपको वो तारीख? 2 साल पहले आज ही के दिन हमास ने इजराइल में नरसंहार किया था। 4300 रॉकेट से इजराइल पर क्रूर हमला किया था। 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या की थी। 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद गाजा पर इजराइल की बदले वाली कार्रवाई इस वक्त तक, अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तब भी जारी है। इजराइल ने 2 वर्षों में गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई है। पिछले 2 वर्षों से जारी युद्ध में अभी तक 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी गाजा पट्टी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इजरायली हमलों से जीता जागता ये शहर कब्रिस्तान बन चुका है। यह एक अजीब इत्तेफाक है कि आज 7 अक्टूबर के ही दिन गाजा को लेकर शांति वार्ता चल रही है। तस्वीरें देखिए जरा। बहुत कम इमारतें ऐसी हैं जो पूरी तरह से खड़ी हुई हैं। साबुत तो कोई भी नहीं। एक एक घर को कब्रिस्तान बना दिया। शांति वार्ता की बात करते हैं। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हमास और इजरायली प्रतिनिधिमंडल के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वार्ता लंबी चलेगी और उसके बाद तय होगा कि गाजा में विनाश पर ब्रेक लगेगा या फिर नरसंहार और भीषण हो जाएगा। लेकिन टीवी 9 के पास इस मीटिंग की इनसाइड जानकारी है जिसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं। रिपोर्ट्स हैं कि हमास के वार्ताकार शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में समझौता होना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच अचानक गाजा और लेबनान पर हमले भी तेज हो गए। गाजा में इजराइल के नए हमलों से कोहराम मचा हुआ है। गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से हमला किया गया। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान है। यह हमला 7 अक्टूबर की दूसरी बरसी पर किया गया। इजराइल के हवाई हमलों में हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। एक साथ कई घरों पर एयर स्ट्राइक से मातम छा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने बीते 48 घंटे में गाजा में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या समझिए अब आप। हमास के 10 से 12 हजार, और हो सकता है यह आंकड़ा 20 हजार भी हो, 10 से 12 हजार या 20 हजार लड़ाके अभी भी गाजा के अंदर मौजूद हैं। वो टनल्स में हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो आईडीएफ है वो उन तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि जब वो पहुंचते हैं तो इजरायल डिफेंस फोर्सेस का भी जबरदस्त नुकसान होता है। इसीलिए एरियल अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन हमास की नर्व सेंटर तक पहुंचना इनके लिए अभी भी बड़ा मुश्किल है। गाजा में हमले की आज सुबह की तस्वीरें देखिए। इजरायल ने नुसरत कैंप को टारगेट किया। दक्षिणी गाजा में एयर स्ट्राइक की सीरीज देखी गई। इन नए हमलों में गाजा में 24 घंटे में 63 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबरें। शुक्रवार से अब तक इजरायल के हमलों में 104 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में हवाई हमलों के अलावा इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। आईडीएफ हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। रॉकेट लॉन्च सेंटर के अंदर एक्शन का यह वीडियो भी जारी किया गया। इजरायल ने गाजा के साथ साथ लेबनान में भी अटैक किया। जिब्किन में हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए। उसकी जलती हुई गाड़ी हिजबुल्लाह कमांडर की कार को तबाह कर दिया गया। गाजा और लेबनान उस समय निशाने पर हैं जब ट्रंप की गाजा डील पर मिस्र में शांति की बातें हो रही हैं। इस बीच मिस्र से बड़ा अपडेट यह भी है। इस मीटिंग में इजरायल की तरफ से सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर शामिल हैं। हमास की तरफ से खलील अल हाया डिप्टी चेयरमैन शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से राजदूत स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे और वो कल मिस्र पहुंचेंगे। इसके अलावा ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर, जो कि खुद एक ज्यू हैं, वो भी बैठक में जुड़ेंगे। वहीं कतर, मिस्र और तुर्की के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने बातचीत नहीं हो रही। दोनों पक्षों में सहमति बनी तो यह जंग तुरंत खत्म होगी। हमास सभी बाकी बचे 48 बंधकों की रिहाई करेगा। इजरायल में कैद गाजा के लोगों की रिहाई होगी। हथियार छोड़ने वाले हमास लड़ाकों को माफी मिलेगी। गाजा में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती होगी। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसे नाम दिया गया है ट्रंप की तरफ से। इजरायल गाजा पर कभी कब्जा नहीं करेगा। लेकिन क्या ये बातें अमल में आ पाएंगी? क्योंकि पहली बैठक के बाद मिस्र के दूसरे राउंड की वार्ता भी अब शुरू हो चुकी है। कतर ने कहा है कि गाजा का भविष्य फिलिस्तीनियों के हाथों में ही रहना चाहिए, जबकि हमास ने गाजा की बर्बाद स्थिति के लिए अरब देशों को जिम्मेदार माना। असल में पेच यही फंसा हुआ है। हमारे पास ग्लोबल जानकारी है कि हमास का एक ग्रुप समझौते के लिए तैयार नहीं है। हमास के कई कमांडर युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। हमास चाहता है कि गाजा पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहे, जबकि इजरायल गाजा में हमास की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ट्रंप ने भी हमास को इसी सिलसिले में चेतावनी दी थी। हमास अगर अड़ा रहा तो फिर शांति मुश्किल है। उधर नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो गाजा को समतल बनाने तक शायद रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू ने इस बीच ईरान को लेकर एक विस्फोटक दावा किया है। ईरान 8000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ये न्यूक्लियर वॉरेंट से लैस मिसाइलें हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर इन मिसाइलों की रेंज को 3000 किलोमीटर अतिरिक्त बढ़ा दिया जाए तो अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी जैसे शहरों में ईरान जब चाहे तबाही मचा सकता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इस मिसाइल की रेंज में मार ए लागो भी आ सकता है। मार ए लागो फ्लोरिडा के पास बीच में स्थित, और यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बंगला भी है। आपको याद होगा यह बड़ा सेंसिटिव इलाका है। वो यहां पर ब्रेक लेने जाते हैं, मतलब अब व्हाइट हाउस से जब छुट्टी लेते हैं तो इसी अपने घर में या फार्म हाउस में जाते हैं। क्या ये नेतन्याहू का कोई माइंड गेम है? सवाल खड़ा ये होता है। ट्रंप का लग्जरी घर टारगेट पर है। नेतन्याहू का ये दावा क्या कहता है? सोचिए जरा, क्योंकि हो सकता है कि ईरान सीक्रेट तरीके से ऐसी कोई मिसाइल बना रहा हो। पश्चिमी मीडिया में शाहबाब 6 मिसाइल की चर्चा तेज है, जिसकी रेंज 8500 किलोमीटर बताई जा रही है। या फिर यह भी नेतन्याहू का कोई ब्लफ है, जिससे वो ट्रंप को अपने पाले में लाकर ईरान पर बड़े अटैक की कोई योजना बना रहे हो। क्योंकि ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले के लिए नेतन्याहू ने कुछ इसी तरह से परमाणु बम बनाने वाला माहौल बनाया था। ट्रंप को व्हाइट हाउस जाकर अटैक के लिए बनाया था। नेतन्याहू कुछ ऐसा ही माहौल इस बार ईरानी मिसाइल को लेकर बनाते दिख रहे हैं। इस बार उन्होंने सीधे अमेरिका को ईरान की परमाणु मिसाइल का खौफ दिखाया है। उनके इस दावे से ईरान पर नए अटैक का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी एशिया में जंग का दायरा बढ़ सकता है। हमने शुरुआत में आपको गाजा में 2 साल से जारी युद्ध के दौरान हुई मौतों के बारे में बताया था। गाजा में इस जंग से बुनियादी ढांचों को कितना नुकसान पहुंचा है, यह भी सुनिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में करीब 80% इमारतें और 90% स्कूल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 34 अस्पतालों में से 94% 94% बर्बाद हो चुके हैं, और जो बाकी बचे हैं उनमें बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। शहर में 54 मिलियन टन से ज्यादा मलबा जमा हो चुका है, यानी इस मलबे को हटाने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं। सिर्फ सफाई और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में ही 1,20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाजा की मिट्टी में विस्फोटक रसायनों का लेवल 3 गुना हो गया है, जिससे यहां की जमीन भी बंजर हो चुकी है। अगर जमीन को उपजाऊ बनाया जाए तो इस काम में भी 20 साल लग जाएंगे। 2 साल से जारी इस युद्ध में अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। सोचिए गाजा में कितनी तबाही हुई है, और यह तबाही कब रुकेगी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन नेतन्याहू आराम से जाते हैं, रेड कारपेट पर वेलकम होता है, ट्रंप से हाथ मिलाते हैं और एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। सोचिए, थिंक अबाउट इट। कहां गए वॉर क्राइम्स? खैर, वॉर क्राइम का अगर जिक्र हो रहा है तो एक पुराने वॉर क्रिमिनल का जिक्र करते हैं। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बल्कि ट्रंप के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। और फिर चाहे अपना खजाना नीलाम करना पड़े या जमीन गिरवी रखनी पड़े। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। एक तस्वीर ये देखिए, दाहिनी तरफ वाली तस्वीर आपको याद होगी। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान आर्मी के चीफ हसीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ चमकीले पत्थर दिखा रहे हैं। ये चमकीले पत्थर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। खबर है कि जनरल मुनीर ने जो गुपचुप तरीके से इन रेयर अर्थ मिनरल्स की डील फाइनल कर ली है, और इस खजाने की पहली खेप अमेरिका पहुंच चुकी है। अब दूसरी तस्वीर पर ध्यान देखते हैं। ये अरब सागर में पाकिस्तान का पासनी बंदरगाह है। पाकिस्तान के लिए रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम है, लेकिन अब शहबाज शरीफ इस बंदरगाह को भी डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर कर चुके हैं। पहले रेयर अर्थ मिनरल्स वाली सीक्रेट डील की बात करते हैं। अमेरिकी कंपनी उसे यूएस स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के साथ हुए $50 करोड़ के समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की एक खेप अमेरिका को भेज दी है। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इस खेप में
एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, नियोडियम, पैसेडियमिनम जैसे दुर्लभ तत्व शामिल हैं। यानी अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन में दबा खजाना मिल रहा है और पाकिस्तान को अमेरिका से हथियारों और कर्ज का भरोसा। मतलब साफ है कि यह डील सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक सियासी सौदा है। सोचिए जरा, ये वो मुल्क दे रहा है जिस मुल्क में कई आतंकियों के ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है और पाकिस्तान में वो खुलेआम घूमते हैं और उनको नहीं सौंपा जा रहा है। क्या वैल्यू सिस्टम है अमेरिका का, सोचिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इस डील पर पाकिस्तान की तरफ से किसी मंत्रालय ने हस्ताक्षर नहीं किए, ओहो, बल्कि पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग ब्रांच FWO ने यह डील की। इसका मतलब ये सौदा वहां की सेना के कंट्रोल में। वैसे देखा जाए तो सेना के कंट्रोल में तो पाकिस्तान की सरकार भी है। खैर, ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिका को खुश करने के लिए ताकि उससे हथियार लिए जा सकें और जब जरूरत पड़े तो अरबों डॉलर्स का कर्ज भी ले सकें। इस कर्जे और चंद हथियारों के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपने खजाने की चाबी डोनाल्ड ट्रंप को थमा दी है। पाकिस्तान की सरकार भले ही इसे एक कारोबारी डील कहे, लेकिन इसने वहां की सियासत में भूचाल ला दिया है। इमरान खान की पार्टी PTI ने इसे पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली सीक्रेट डील बताया है और असीम मुनीर से पूछा है कि कौन से खनिज अमेरिका भेजे गए हैं, किस कीमत पर भेजे गए हैं और किन शर्तों पर भेजे गए हैं। PTI के प्रवक्ता शेख वक्कास अकरम डील के बहाने असीम मुनीर की तुलना मुगल बादशाह जहांगीर से करते हैं और कहते हैं जब सन 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत बंदरगाह पर व्यापार की मंजूरी दी थी तो वही बंदरगाह बाद में औपनिवेशक कब्जे का रास्ता बना। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के सर थॉमस को जहांगीर ने हिंदुस्तान पर कब्जे की चाबी सौंपी। आज के दौर में जहांगीर की जगह असीम मुनीर है और सर थॉमस की जगह डोनाल्ड ट्रंप है। पाकिस्तान पर तो न जाने कितने मुल्कों का कब्जा होता रहा है और वो छोड़ते रहे। इसकी शुरुआत पहले अमेरिका से हुई और अब चीन और फिर अब अमेरिका। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब $6 ट्रिलियन का खनिज भंडार है, लेकिन अभी तक उसका कोई व्यवस्थित सर्वे नहीं हुआ है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं और पाकिस्तान से बिना परिणाम के लौट गईं। अब मुनीर और शाहबाज इसी खजाने से डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रेयर अर्थ मिनरल्स की सीक्रेट डील के अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका को एक और ऑफर दिया है। उसने ट्रंप के लिए अरब सागर का दरवाजा खोल दिया है और यह चिंताजनक बात है। यह दरवाजा है बलूचिस्तान पासनी बंदरगाह। खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का ऑफर दिया है। यह पोर्ट चीन के ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब। यह इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। अगर अमेरिका ने पासनी पोर्ट की कमान संभाली तो वो न केवल पाकिस्तान के खजाने पर नियंत्रण रखेगा बल्कि ईरान और भारत की गतिविधियों पर भी नजर बनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। सवाल उठता है कि इतना कुछ करने पर पाकिस्तान को क्या मिलेगा? मुनीर ने खजाना बेच दिया है, अपना पोर्ट ऑफर कर दिया और बदले में क्या मिला? बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी सबसे खतरनाक एमराम मिसाइल देने का वादा किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने $41.6 मिलियन के नए समझौते के तहत पाकिस्तान को AIM-120C8 और D3 एमराम मिसाइलें बेचने का ऐलान किया है। आप कह सकते हैं यह भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों पर दागी थी। अब पाकिस्तान की योजना है कि वो अमेरिका से इन मिसाइलों को खरीदेगा, उसके बाद अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट के साथ इसे इंटीग्रेट करेगा। मतलब यह कि F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान नई मिसाइल से ज्यादा घातक बनाएगा। वैसे यकीन मानिए पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट उसके किसी काम नहीं आया था। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिहाज से समझिए, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट। पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 दिए, लेकिन जब अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान से खत्म हो गया तो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस टर्की करने लग गया। अब पाकिस्तान चाहेगा कि यह काम भी अमेरिका करे, ऐसा कई जगह दावा किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के इस रणनीतिक गठबंधन से भारत को 3 स्तर पर सतर्क रहने की जरूरत है। पहला सुरक्षा के स्तर पर, दूसरा रणनीतिक स्तर पर और तीसरा राजनीतिक स्तर पर।
पासनी पोर्ट से चाबार की दूरी केवल 300 किलोमीटर है। अगर वहां अमेरिकी निगरानी या ड्रोन एक्टिविटी शुरू होती है तो भारत के पश्चिमी तट की गतिविधियां अमेरिका और पाकिस्तान के रडार पर होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक गठजोड़ में जो बदलाव किए हैं वो बताता है कि मुनीर की आर्मी अब भारत को अलग अलग दिशाओं से घेरने की योजना बना रही है। हालांकि भारत पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सतर्क है, इसीलिए पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। फिर चाहे पाकिस्तान अपना खजाना नीलाम करे या अपनी जमीन गिरवी रखे, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर कैसे विलेन बने हुए हैं, ये रील देखें। ये खबर है कि वो जैसे खतरा डर डाला हुआ उन्होंने भारत का, तो वो डर डाल के पाकिस्तान को कुछ रॉकेट, मिसाइल और जहाज, ड्रोन, कुछ ना कुछ हथियार बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा फिर वहीं का वहीं अमेरिका में रेयर अर्थ गए, जो पैसा मिलना था उसके इन्होंने हथियार ले लिए और आम जनता जो आवाम है वो जो आज गरीबी में पिस रही है वो वहीं की वहीं। इस सबसे अलग अब जरा चुनावों की बात कर लेते हैं। चुनावी राज बिहार की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जहां चुनाव की घोषणा तो हो गई है लेकिन सीट बंटवारे का पेच ऐसा फंसा है कि सुलझ ही नहीं रहा है। चाहे एनडीए या महागठबंधन, दोनों तरफ कहीं ना कहीं सहयोगी दलों के बीच मामला अटका हुआ है और आपको समझ में आई क्या होगा। घोषणा हो गई है लेकिन अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनलाइज नहीं हो पाया है, किसको कौन से कहां से लड़ना है ये फाइनल नहीं हो पाया है, बहुत सारी चीजें आ रही है ना। खैर, अब ध्यान से देखिएगा, एक तरफ है चिराग पासवान और दूसरी तरफ है मुकेश सहनी। एनडीए में सीटों को लेकर चिराग फैक्टर की चर्चा है, तो वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी की शर्तों से सीटों वाला टेंशन है। हालांकि दोनों अलायंस ये दावा जरूर कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन सहनी और चिराग फैक्टर को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसे लेकर हमारे रिपोर्टर्स ने एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए जुटाई है। दोनों की क्या मांगे हैं, उन्हें मनाने के लिए अंदर खाने क्या चल रहा है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जरा, बड़ा रोचक है। शुरुआत एनडीए से करते हैं और एनडीए के चिराग फैक्टर से करते हैं। कहा जा रहा है कि सीटों पर चिराग पासवान की जिद की वजह से फैसला फंस गया है। ऐसा कहा जाने लगा है कि वो पहले नॉट रीचेबल थे, हालांकि अब वो रीचेबल है, यानी कि वो नॉट रीचेबल है, हालांकि आज वो रीचेबल थे। खैर, बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी की बिहार टीम दिल्ली में चिराग के घर पहुंची। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ विनोद तावड़े और मंगल पांडे ने उनके साथ मीटिंग की। यह मुलाकात करीब 50 मिनट चली। मीटिंग में क्या हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक 50 मिनट की बातचीत में चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास की तरफ से सीटों की मांग रखी गई। चिराग 40 से 45 सीटों पर अड़े हुए हैं। चिराग की एक दलील यह है कि उसके पास 5 लोकसभा सीटें हैं, उनके पास 5 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों से कम 2-2 विधानसभा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। इस हिसाब से 10 सीटें तो यहीं हो जाती हैं। एलजेपी रामविलास 2020 के चुनाव में अपने प्रदर्शन को भी आधार बना रही है। उस चुनाव में चिराग पासवान गठबंधन में साथ नहीं थे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ खड़े होकर नीतीश कुमार का काफी नुकसान किया था। आज की बैठक में बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को बताया गया कि उनकी मांगों पर पार्टी में चर्चा की जाएगी, फिर उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में संभव है कि जल्द उनके साथ एक और बैठक होगी। और अब सवाल है कि फिलहाल एनडीए खेमे में सीटों पर दावेदारी की क्या स्थिति है। अब देखिए, ज्यादातर चीजें सोर्सेस के थ्रू आ रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कुल 243 सीटों में बीजेपी और जेडीयू 103 सीटों पर लड़ना चाहती है, यानी 206 का नंबर तो यहीं खत्म हो गया। बची 37 सीटें। एलजेपी रामविलास गुट 40 से 45 सीटें चाहती है, जबकि बीजेपी 20 देने को ही तैयार है। संभव है कि एक विधान परिषद और एक राज्यसभा सीट पर सहमति बन जाए। जितिन राम मांझी की पार्टी HAM यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 15 से 18 सीटें मांग रही है, लेकिन बीजेपी 7 से 8 ही देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 15 सीटें चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर भी सहमत नहीं है। चिराग से पहले बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। सीट बंटवारे को लेकर कल भी एनडीए की बैठक है, जिसमें सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में एनडीए में सीट बंटवारा तय हो जाएगा। उसके बाद पटना में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है।
हालांकि सीट शेयरिंग में बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पार्टी में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब सीटों के मामले में धर्मेंद्र प्रधान से पार्टी नेता अरुण भारती बात करेंगे। देखिए, बिहार की जनता तैयार है। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत 101 लगातार वार्ता चल रही है, तुरंत हो रहा है। जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो 100% स्ट्राइक रेट की बात होती है, युवा नेतृत्व की बात होती है, महिलाओं के जो नेतृत्व है, महिला नेतृत्व, उसकी बात होती है। तो हम लोग का बस यही है कि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो लोक जनशक्ति पार्टी को भी सम्मानजनक सीट मिले। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ न नेतृत्व पर कोई अंतर्द्वंद है, न कहीं चेहरे पर कोई सवाल है। सीटों को लेकर के भी एक जो सभी दलों के बीच परस्पर सहमति है वो लगभग बन चुकी है, इसीलिए हमारे यहाँ कोई कठिनाई नहीं। एनडीए का समीकरण आप समझ गए? अब जरा विपक्षी महागठबंधन का हाल देख लेते हैं। एनडीए की तरह यहां भी सीट शेयरिंग का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि सहमति लगभग बन गई है, गठबंधन में ऑल इज वेल है। लेकिन वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की शर्तों से सस्पेंस बना हुआ है। दिक्कत यह है कि वो सिर्फ सीट ही नहीं चाहते, बल्कि सरकार बनने की स्थिति में बड़े पद की इच्छा भी रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी 130 से 135 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस को 55 से 58 सीटें देने का प्रस्ताव है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 14 से 18, जबकि लेफ्ट दलों के खाते में 30 से 35 सीटें आ सकती हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 7 सीटें चाहिए, तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस भी 5 सीट मांग रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि वीआईपी के मुकेश सहनी को 20 सीटों के साथ डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। पहले वो 60 सीटें मांग रहे थे। जेएमएम जिन 7 सीटों की मांग कर रही है, उनमें 5 सीटों पर 2020 में आरजेडी दूसरे नंबर पर थी, यानी वहां आरजेडी प्लस में है, लेकिन दावा जेएमएम कर रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस कम सीटों पर तो तैयार है, लेकिन वो अपनी कुछ पुरानी सीटें बदलना चाहती है। वो उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती जो 2 दशक से बीजेपी जीतती आ रही है। इनमें पटना साहिब, कुम्हरार और गया जैसी सीटें हैं। यानी कांग्रेस कुछ सीटों की कुर्बानी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। कांग्रेस पहले से कह रही है कि बंटवारे में अच्छी बुरी सीटों का संतुलन जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी को सभी अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी को सिर्फ खराब। इस बीच अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की बैठक हुई। सीट शेयरिंग पर चर्चा को लेकर हुई। इस बैठक में कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। मुकेश सहनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कल तक सब क्लियर हो जाएगा। वैसे कई बार राजनीति में बड़ी डिमांड रखने से मोल भाव के वक्त फायदा मिलने की संभावना रहती है। सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहां लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। इसमें कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें मिलने वाली है बिहार में? मुझे नहीं मालूम, इसका निश्चित उत्तर जो बात करने वाले लोग हैं वो लोग दे सकते हैं। आइए मैदान में लड़िए एनडीए से, घबराइए मत तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। बुरी तरह पराजित करेंगे इस चुनाव में महागठबंधन को। महागठबंधन की महाहार होने वाली है।
फिक्र में आगे अभी और भी खबरें, लेकिन तेजी से देखते हैं टॉप 9 बड़ी खबरें। सीधे देखिए इस वक्त पहली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आज शाम भयानक लैंडस्लाइड में 18 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा बस के ऊपर आकर गिर गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। साथ ही जेसीबी मशीन की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। अभी भी 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बिलासपुर के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है, जबकि हादसा बिलासपुर के भलू में शाम करीब 6:30 बजे हुआ। इस घटना पर पीएम मोदी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया है। एनआईए ने पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी कर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने वाले एक इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एजेंसी ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें 4 आरोपी फरार हैं। जांच में सामने आया कि आतंकी नेटवर्क इटली, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बैठे लोगों से मिलकर चलाया जा रहा था। कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मारपीट के विरोध में आज दिल्ली में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के हेली रोड पर बने बंगाल भवन के बाहर बीजेपी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैनर और तख्तियां लहराई, जिन पर लिखा था टीएमसी का नाम तुष्टीकरण और हिंसा है। जबकि दिन में आज ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर खगेन मुर्मू से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र और राज्य सरकार में मुखिया पद पर रहते हुए आज 25 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने पहले 13 वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई और फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री का रोल निभा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए भावुक संदेश लिखा। पीएम ने लिखा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी लोगों का निरंतर स्नेह मिला है। बिहार एसआईआर प्रक्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं की जानकारी कोर्ट को दे, और कोर्ट ने उन लोगों की लिस्ट भी मांगी है जिनके नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 24,634 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स भी मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये ट्रेनें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। इससे रेल संचालन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भीड़ भी कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत में होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पुतिन का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 5 या 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। रायबरेली में दलित युवक की हत्या को लेकर आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। युवक की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने भी यूपी सरकार को घेरा है। राहुल ने एक्स पर लिखा, रायबरेली में इंसान की ही नहीं संविधान और न्याय की भी हत्या हुई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमला हुआ है। बलूच विद्रोहियों ने बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। जाफर एक्सप्रेस को इस वर्ष मार्च में हाईजैक किए जाने के बाद कई बार निशाना बनाया गया है। अब एक ऐसी खबर जो आप सभी को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। TV9 इसको लेकर बहुत बहुत सेंसिटिव है और हम इसकी एक एक डिटेल आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है और ये जो सीजन है इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सीजन सर्दी जुकाम का है, आप सभी जानते हैं। उस जहरीले कफ सिरप की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के कई बच्चों की जान ले चुका है। फिक्र के फैंस को हम लगातार जहरीले कफ सिरप से सावधान करने वाले और सिस्टम से सवाल करने वाली रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोटे मुनाफे के लालच में यह जहरीला कफ सिरप आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं और यह बहुत जरूरी अपडेट है। कोल्ड ड्रिफ्ट के बाद मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप को बैन कर दिया गया। जांच रिपोर्ट के बाद जब कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन किया गया तो लगा कि समस्या सिर्फ इसी एक कफ सिरप तक सीमित नहीं है, लेकिन अब जांच में पता चला है कि 2 और कफ सिरप में खतरनाक केमिकल हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इन्हें बैन कर दिया गया है। बच्चों की लगातार हो रही मौत के बाद कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं। रिपोर्ट्स में पता चला है कि कोल्ड ड्रिफ्ट के अलावा कुछ और दवाओं में खतरनाक केमिकल्स हैं, जिसके बाद री-लाइफ और रेस्पी फ्रेश TR कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं इनके नाम रिपीट कर रहा हूं।
री लाइफ और रेस्पी फ्रेश टीआर कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में बनाए गए। इन दोनों कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल्स मिला है, यानी तय सीमा से ज्यादा डायथलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। डायथलीन ग्लाइकॉल ही वो केमिकल है जो बच्चों की मौत की वजह अभी तक माना जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। 17 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के। 20 बच्चों की मौत के बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन है। छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई है। बैन हुए कफ सिरप को बाजार से जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। अब ड्रग डिपार्टमेंट भी जागा है और अब भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दवा बाजार है और जो 2 नई दवाएं हैं उसको भी एक तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। जो अभी निर्देश निकले थे और कल जो एक दवाई अमानक को इस तरह की घोषित की गई है, तो उसी के अंदर हम जांच कर रहे हैं और उस कंपनी की अगर दूसरे बैच की दवाई यहाँ पे मिली है तो एहतियात के तौर पे उसको भी हम लोगों ने अभी विक्रय करने से रोक दिया है और इसकी सैंपलिंग कर ली है। सैंपलिंग करके इसको लैब में भेजेंगे और इसका जांच के हम आने तक इनको बोल दिया है कि इस दवाई का विक्रय ना करें। गाइडलाइन तो यही है कि अगर इस कंपनी का एक माल अगर अमानक हुआ है तो एहतियात के तौर पे दूसरी दवाइयों को भी रोका जाए, दूसरी दवाइयों का भी वितरण रोका जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। यही हमारा अभी इसके अंदर स्टैंडर्ड्स फिक्स है। संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के लोग थोड़े इस घटना को राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाओं पे मुख्यमंत्री का आना तो छोड़ो, विधायक भी नहीं आते थे। लोगों की मौत पे करप्शन है, लोगों की जान पे करप्शन है। दवाइयों का करप्शन मीन्स क्या है? लोगों की हत्या करना है। जैसे एक तरह से गोली मार के हत्या की जाती है, वैसी ही हत्या 25 लोगों की है। सवाल है कि आखिर जहरीले कफ सिरप इतनी आसानी से बाजार तक कैसे पहुंचे? दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर डीलर, डॉक्टर और ड्रग कंट्रोल विभाग तक सब सवालों के घेरे में। आज भी छिंदवाड़ा में सप्लाई 484 कोल्ड ड्रिंक सिरप का हिसाब प्रशासन के पास नहीं है। आखिर ये सिरप कहां गए? जांच में अब यह पता चल रहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी ने जबलपुर के डीलर से डील की थी। सारे सिरप सिर्फ एक ही डीलर के पास पहुंचे जहां बच्चों की मौत के बाद छापा मारा गया था। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए डॉक्टर प्रवीण सोनी ने भी दवा कंपनी के साथ डील की थी। कहा जा रहा है कि उसी खास कंपनी के सिरप लिखने के बदले डॉक्टर ने 80 से 90% तक मुनाफा लिया। सवाल यह भी है कि सबसे पहले छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप को बैन करने वाले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का तबादला क्यों कर दिया गया? सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है कि सिरप बैन करने पर कलेक्टर को भोपाल से 150 फोन कॉल किए गए। सवाल यह है कि क्या ये फोन कॉल दबाव बनाने के लिए किए गए थे? अब हम आपको मौत के सिरप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं जिससे आपको दवा और डील वाले जहरीले नेक्सस का पता चलेगा। रिपोर्ट में ऐसे शख्स की बात है जो इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा है और इस गठजोड़ का गवाह है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हमने उसकी पहचान को गोपनीय रखा। छिंदवाड़ा में जिन मासूम बच्चों की जान गई उसके बाद इस पूरे मामले की पड़ताल TV9 भारतवर्ष कर रहा है। हम आपको बड़ी बारीकी से बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे सिस्टम के पीछे किस तरह से चीज़ें होती है, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कितना मुनाफा रहता है इसमें, कितने % उनको मिलता है जिससे कि वो एक ही सिरप लिखे जा रहे हैं। देखिए, मैं आप सबको क्लियर बताऊं, जो ब्रांडेड मेडिसिन रहता है तो उसमें से 25 से 30% मार्जिन रहता है और जो ये PG और जेनरिक मेडिसिन रहता है इसमें से 80 से 90% की मार्जिन रहता है। मार्जिन के कारण इन्होंने भी लोकल, बिल्कुल मार्जिन के कारण ही नहीं, जो कि इसका तो मैंने नाम ही आज तक नहीं सुना कि है ये है कोल्ड है क्या चीज़। बेस्ट ब्रांड है ये। जो वास्तव में जो क्लिनिक जो छोटे झोले छाप डॉक्टर रहते हैं ये वही लिखते हैं इसको, वास्तव में जो जुग्गे में बैठते हैं मार्जिन के कारण, सिर्फ मार्जिन के कारण, सिर्फ लोकल माने एकदम 3rd क्लास दवाइयाँ हैं कि आप स्वयं अगर पियेंगे तो आपको स्वयं डैमेज होता है। सर की दवाइयाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्रांडेड जिसको इथिकल बोलते हैं, एक जेनरिक और एक होती है PG। और ये सारा खेल जो है PG कंपनी का है। PG मतलब प्रोपेगेंडा। ये डॉक्टर क्या करता है कि पैसे दे के खुद वो दवाइयाँ बनवाता है
ठीक है, और अपने मार्जिन के लिए इसमें मार्जिन 100 से लेकर 200%, 400% तक रहता है। कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो आप 200 रुपये में भी दे सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा बनवाई जाती है और उनके द्वारा ही दी जाती है। मध्य प्रदेश में जो कोल्ड ड्रिप सिरप बच्चों की मौत का कारण बना, उसे बनाने वाली कंपनी पर तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट आई है। 44 पेज की इस रिपोर्ट की कुछ बातें आपको बताते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। निरीक्षण के दौरान दवा की फैक्ट्री में भारी अव्यवस्था और गंदगी ने अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। कोल्ड ड्रिप बनाने वाली कंपनी श्री सेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स में 39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां निकली हैं। वहां इस दवा को गंदगी, कीचड़ और कीड़ों से भरे माहौल के बीच बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, दवा को बनाने के लिए कोई शुद्ध जल प्रणाली भी नहीं थी, बल्कि बाहर से पानी खरीदकर दवा बनाई जा रही थी। यानी दवा बनाने के लिए साफ पानी तक नहीं था। रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि इस कंपनी ने किसी भी स्तर पर GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उस रिपोर्ट में लिखी गई हैं, जिससे यह साफ है कि कंपनी के अंदर खांसी की दवा की जगह जहर बनाया जा रहा था। ये कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। इन बातों के सामने आने के बाद ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी ने तमिलनाडु ने फैक्ट्री का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही कंपनी से 10 दिन में जवाब मांगा है कि उसका लाइसेंस पूरी तरह क्यों न रद्द कर दिया जाए। अब वो खबर जो लाखों परिवारों की फिक्र बढ़ाने वाली है। करवा चौथ आने वाला है, धनतेरस नजदीक है, शादियों का मौसम शुरू होने वाला है और जब ये मौके आते हैं तो हम हो या आप सोना चांदी की बात करते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेन देन होता है। लेकिन आज की तारीख में यही सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है। कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। चांदी की चांदी हो रही है तो सोने की चमक फीकी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,22,000 को पार कर गई, जबकि चांदी की कीमत प्रति किलो 1.5 लाख को पार कर गई। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर एक महीने की कीमतों की तुलना करें तो 7 सितंबर को सोना प्रति 10 ग्राम 1,06,000 था, जबकि चांदी करीब 1.25 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी सिर्फ एक महीने में सोने की कीमत 15,000 से ज्यादा बढ़ गई, जबकि चांदी 30,000 तक महंगी हो गई है। सोना या मुनाफे की गारंटी, क्योंकि सोना पहली बार प्रति 10 ग्राम 1,22,000 को पार कर गया है, जबकि चांदी प्रति किलो 1.5 लाख से आगे निकल गई है। इस वर्ष सोने की कीमतों में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार 1979 में कीमत इतनी तेजी से बढ़ी थी। अब सवाल है कि आखिर सोने के दाम रॉकेट क्यों बने हुए हैं। जल्दी से 5 पॉइंट्स में इसे भी समझ लेते हैं। इस वक्त वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव का माहौल है, ऐसे में सोना भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभरा है। अमेरिका में लगातार शटडाउन से मंदी वाली अनिश्चितता दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टेरर टैरिफ से बाजार में अस्थिरता है और इससे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। ग्लोबल संकट के चलते शेयर बाजार में असमंजस की स्थिति है। जाहिर है गोल्ड में ज्यादा निवेश हो रहा है। 5वीं वजह यह है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड गोल्ड खरीदारी कर रहे हैं। अगस्त में दुनिया भर में के केंद्रीय बैंकों ने कुल 15 टन सोना खरीदा था। जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदने लगे तो कीमतों का आसमान पर पहुंचना तय है और वही हो रहा है। आगे कीमत कहां जाएंगी, सोने की रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी या कुछ सुस्त होगी, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। गोल्ड के रेट्स जो है जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैंक ऑफ चाइना जिन्होंने अभी कंटिन्यूस गोल्ड की बाइंग की है, जो चाइना का गोल्ड रिजर्व्स है वो लगभग जो उनके रिजर्व्स है उनका 8% के आसपास गोल्ड के अंदर है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेजर कंट्रीज है, US, जर्मनी और इटाली, इनका जो रिजर्व है, जो US का रिजर्व है गोल्ड के अंदर 75% जो उनका रिजर्व है वो गोल्ड के अंदर है। तो अभी भी मैं यहाँ से समझता हूँ कि चाइना के अंदर अभी गोल्ड की बाइंग की और बहुत सारी जगह बची हुई है, क्योंकि उनका रिजर्व अभी तक 8% तक ही है गोल्ड के अंदर। तो कंटिन्यूस बाइंग जो है बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ इंग्लैंड, इनकी कंटिन्यूस बाइंग की वजह से गोल्ड बढ़ता जा रहा है। क्वांटम के अंदर सेल जो है वो उसमें फर्क 30 से 40% का फर्क सेल के अंदर पड़ा है। मगर वापस मैं बोलना चाहूंगा कि अभी नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसके अंदर त्योहारी सीजन के हिसाब से अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और अच्छी बाइंग यहाँ होगी, कस्टमर का बेनिफिट होगा और आगे जो गोल्ड रेट्स का जो फोरकास्ट है उसकी वजह से लोग और गोल्ड की तरफ आकर्षित होंगे, इन्वेस्ट करेंगे। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में अचानक बदले मौसम की। पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों से बर्फबारी जारी है।
इस पर हमारे पास फिक्र की कई वीडियो फाइल्स हैं। अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में इतनी बारिश और बर्फबारी होना एक असामान्य घटना है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें चमोली से आई हैं। आप देख सकते हैं कि बर्फ की सफेद चादर ने पूरे चमोली को अपने आगोश में ले रखा है। हेमकुंड साहब में तो करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है। पैदल यात्रा मार्ग में अटलाकोटी से हेमकुंड तक 6 इंच बर्फ जम चुकी है। कुछ यही हाल हिमाचल प्रदेश के चंबा का भी है। यहां भी अक्टूबर के महीने में कई इंच तक बर्फ गिरी। कई घरों के ऊपर बर्फ जम गई, जिसे अब यहां के लोग हटाने में जुटे हैं। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग में भी अक्टूबर के महीने में काफी बर्फ गिरी है। गुलमर्ग में तो बर्फबारी की शुरुआत 3 अक्टूबर से ही हो गई थी, जो कि रुक रुक कर लगातार जारी है। सवाल उठता है कि आखिर अक्टूबर के महीने में ऐसा क्या हुआ जो मौसम ऐसे तेवर दिखा रहा है। अक्टूबर के महीने में दार्जिलिंग में भीषण बारिश से भूस्खलन आ गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भीषण बारिश हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी हिमपात हुआ है, जबकि हिमाचल में बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। बारिश की बात करें तो 6 अक्टूबर तक पंजाब में 415% से ज़्यादा बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में 248% से ज़्यादा बारिश हुई है और हरियाणा में 129% ज़्यादा बारिश हुई है। जबकि इस वर्ष 6 अक्टूबर तक हिमाचल के कुल्लू में 5353% ज़्यादा बारिश हुई। मंडी में 1963% और कांगड़ा में 1367% ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर भारत में मौसम के बदले हुए तेवर के पीछे लानीना इफेक्ट बताया जा रहा है। ये एक शक्तिशाली जलवायु घटना है जो दुनिया भर में मौसम के मिजाज को बिगाड़ती है। मौसम के बदले तेवरों के पीछे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस रील में जरूर देखें। अभी पिछले कुछ दिनों से 2 या 3 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहे हैं। इससे पहले एक फीवर सिस्टम था जिसने जम्मू कश्मीर हिमाचल में रेनफॉल स्नो दिया, और अभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी अफगानिस्तान और ज्वाइनिंग पाकिस्तान एरिया में है। हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी इन राज्यों में हो सकती है। जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाता है तो हवाओं का जो पैटर्न है, रुख है, बदल जाता है। तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, तो उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर्स में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले 2-3 दिनों में।